प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर तेज हो चला है, साथ ही मतदान को लेकर लोगों में भी उत्साह बढ़ रहा है। सूबे में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से हो जाएगी। मतलब अब समय बहुत ही कम बचा है, लिहाजा पार्टियां भी जमकर प्रचार करने में जुटी हुई हैं। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती के कारण पहले जैसे होने वाले चुनावों में सभाओं और रैलियों का वो नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी छोटी सभाओं और डोर टू डोर प्रचार के नाम पर जमघट तो लग ही रहा है। बहरहाल अब जब प्रथम चरण के मतदान का समय महज 1 सप्ताह ही रह गया है, तो किस पार्टी के दावों में कितना दम है, यह आकलन अब स्वराज एक्सप्रेस जमीनी स्तर पर जाकर कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आगरा जिले की सभी 9 सीटों पर लेखा जोखा देने जा रहे हैं। जी हां, यह वही आगरा है जो न केवल प्रदेश और देश बल्कि विश्व के पटल पर भी ताजमहल के लिए अंकित है। ऐसे में आगरा का ताज किस पार्टी के सिर बजेगा और कौन पार्टी होगी मायूस, इसका स्पष्ट परिणाम आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। मगर स्वराज एक्सप्रेस मौजूदा समय में जनता की नब्ज टटोलने का जरूर प्रयास कर रहा है। तो चलिए आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में बात करते हैं। हमारे आज के मुद्दे आगरा में किसका होगा ताज। तो आज हम बात कर रहे हैं आगरा जिले की उन 9 विधानसभा सीटों की जहां बीजेपी ने 2017 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले मुद्दे भिन्न है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, तो दूसरी ओर सपा और आरएलडी का गठबंधन पश्चिम क्षेत्र के जिलों में भगवा लहर के सामने रोड़े अटका रहा। क्या बीजेपी के लिए आगरा जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करना इस बार के चुनाव में आसान होगा, या फिर सपा आरएलडी गठबंधन के साथ दूसरे दल भी खाता खोलने में सफल होंगे? तो चलिए आगरा विधानसभा की 9 सीटों के सियासी समीकरणों पर विस्तार से बात करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट, आगरा का ताज किसका जो मुकाबला होने जा रहा है वो है। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में मतदाता का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होने के साथ ही जनता में भी उत्साह बढ़ने लगा है। वोटिंग की शुरुआत यूपी के पश्चिमी हिस्से से होने जा रही है। पहले चरण में 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। सबसे पहले जिन 11 जिलों में वोटिंग होगी उसमें गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर और आगरा शामिल है। लिहाजा यहाँ सभी दलों के दिग्गज लगातार डोर टू डोर जाकर जनता से पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। आगरा जिले की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों पर 107 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है, जिसमें 10 महिला उम्मीदवार भी चुनाव में लड़ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2, जबकि सपा रालोद गठबंधन और बसपा ने 1-1 महिला पर भरोसा जताया है। 2017 में फतेहपुर सीकरी, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, आगरा छावनी, खैरागढ़, फतेहाबाद और एतमादपुर सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने सफलता हासिल की थी। आगरा कैंट और आगरा ग्रामीण सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जानकारी के मुताबिक जिले में 35 लाख के करीब मतदाता हैं, जो अब की बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार सत्ताधारी दल के सामने इन सभी सीटों पर कब्जा बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं इस चुनाव में जो मुद्दे गरमा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में पेयजल का मुद्दा हो या ग्रामीण सीटों पर पर्याप्त बिजली न मिलने का मुद्दा हो, तो वहीं इस बार के चुनाव में किसानों की भी अहम भूमिका रहने वाली है। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है? तो इस 22 के घमासान में इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य दल जिस खास रणनीति के तहत बिसात बिछा रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार आगरा का ताज किसका होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो
तो आज हम पश्चिमी क्षेत्र के आगरा जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बात कर रहे हैं, जिस पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह और लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ संवाददाता मनोज चाहर आगरा से जुड़ेंगे और उनके अलावा हम सभी दलों के स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी अनिल जी, आज हम आगरा, आप भी जानते हैं कि आगरा को लेकर के प्रदेश ही नहीं देश में भी एक नाम है आगरा का। इस कारण लोग जानना चाहते हैं कि आगरा में आखिर हो क्या रहा। पिछली बार 9 की 9 सीटों पर आगरा में भगवा लहर लहराया था। इस बार क्या लग रहा, थोड़ा सा आकलन, अगर फिर से लहराएगा या नहीं लहराएगा तो क्या कारण होगा? मुद्दे, चूंकि 5 साल सरकार रही है तो एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, तो इस तरह की कोई बात समझ में आ रही है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार भाजपा ने सभी 9 सीटों पे जीत दर्ज की थी और 7 सीटों पे 1 लाख से ज्यादा वोट भाजपा के हिस्से आए थे। और पिछली बार दूसरे नंबर पे 7 सीटों पे जो है बसपा थी। 7 की 9 सपा और कांग्रेस गठबंधन 9 सीटें 7 सीटों पे तीसरे स्थान पे था। नहीं, 9 सीटें थी, 9 सीटें थी, लेकिन 7 सीटों पे बसपा गठबंधन दूसरे। जी जी, 9 सीटों पे भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे नंबर पे जी बसपा थी जी, और मात्र 2 सीटों पे सपा दूसरे नंबर पे थी, सपा और कांग्रेस गठबंधन। जी जी, तो इस बार आपको रिवर्स आवाज आ रही है क्या? बसपा को आप बिल्कुल अनिल जी आपको आवाज रिवर्स हो रही है क्या? जी, आवाज रिवर्स हो रही है क्या आपको? जी जी हो जी जी, चलिए। कुछ रिवर्स हो रही है। जी 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 जी, आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 विधानसभा पिछली बार भाजपा ने जीती थी, जिसमें 7 सीटों पे वो 1 लाख से ज्यादा मत पाई थी। जी, और उन 7 सीटों पे उसका प्रतिद्वंदी बसपा थी। दो सीट बाह और फतेहगढ़ में जो है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन दूसरे नंबर पे था। तो इस बार मुख्य मुकाबला जो है सपा और भाजपा के बीच में नजर आ रहा है कि जाटों की नाराजगी भी है और थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन जो समीकरण है वो गैर यादव पिछड़ा का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ अब भी जुड़ा हुआ है। जी, और सपा और रालोद के गठबंधन को जाट वोट, चूंकि पहले भी सपा बसपा और सब में बट जाता रहा है, एक बड़ा वर्ग चला जाता था जो है रालोद की तरफ। तो इस बार थोड़ी नाराजगी की वजह से कुछ वोट शिफ्ट कर जाएगा रालोद और सपा गठबंधन की तरफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल स्विंग नहीं कर जाएगा कि भाजपा को बहुत परेशानी खड़ी हो। जी, और जो एंटी इनकम्बेंसी था वो भाजपा ने 6 अपने विधायकों को हटा के, मतलब उनकी जगह नए प्रत्याशी लाके उसको कम करने का प्रयास किया है। जी जी, अनिल जी हम आपसे बात करते रहेंगे। निश्चित थोड़े तकनीकी कारणों से आपको आवाज रिवर्स आ रही है, हम जल्दी ही आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ मनोज चाहर हैं जो विस्तृत पूरा आकलन किया है सभी 9 सीटों का। उन्होंने बृहद आकलन किया है, जाति समीकरण क्या है, मुद्दे क्या है, प्रत्याशियों की उनकी अपनी इमेज क्या है उस क्षेत्र में। सबसे पहले मनोज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, जी। मनोज, आगरा दक्षिण की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर अनिल जी के पास चलेंगे। बीजेपी, बीएसपी और सपा तीनों हैं, क्या कांग्रेस भी है वहां कहीं मुकाबले में? जी, मैं आगरा दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ से जो मौजूदा जो विधायक हैं योगिंदर फौजदार, वो यहाँ से बीजेपी की टिकट पर हैं। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी तो हैं, सिकंदर वाल्मीकि को यहाँ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जो कांग्रेस का वजूद जो दक्षिण विधानसभा में बनना चाहिए था वो कांग्रेस का वजूद दक्षिण विधानसभा में नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी से तो दक्षिण विधानसभा में रवि भारद्वाज हैं जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना उनको कैंडिडेट किया है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने विनय अग्रवाल को यहाँ टिकट देकर अपना कैंडिडेट नियुक्त किया है। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जो दक्षिण विधानसभा है उसमें
एक जाति समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनकी अधिकता ज्यादा है। ब्राह्मण समाज भी वहाँ है। योगेंद्र उपाध्याय पिछली बार भी वहाँ से विजयी हुए थे, इस बार भी भाजपा ने उनको टिकट दिया। तो ये अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पहले जो जुल्फिकार अहमद भुट्टो थे वो यहाँ से चुनाव जीते थे और वो पूरे समर्थन के साथ रवि भारद्वाज के साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मोहम्मदन जो मुस्लिम वोट है उसको भी परिवर्तित करने के लिए, जाटव वोट को अपने ओर खींचने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। तो यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी की बात किया तो समाजवादी पार्टी शुरू से यहाँ पर वर्चस्व में नहीं रही है। और अगर मुस्लिम वोट की समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षितता की बात की जाए तो मुस्लिम वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अगर ये मुकाबला दक्षिण विधानसभा की बात की जाए तो दक्षिण विधानसभा का मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच होने दिलचस्प होने जा रहा है। जी जी मनोज, इतना और जानना चाहेंगे, जाति समीकरण 2-3 जातियां जो ज्यादातर हो, जो वोट जो परिणाम प्रभावित कर देते हो, वो कौन कौन है? देखिए, दक्षिण विधानसभा में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज का रहने वाला है, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं और दलित समाज के भी लोग हैं, कुछ परसेंटेज ब्राह्मण और अन्य जो बिरादरी है वो भी यहाँ इसमें आती हैं। तो जो परिवर्तन जो सत्ता की जो सीट पे बिठाने का जो काम करता है तो वाल्मीकि समाज और जाटव समाज है। बहुजन समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है वो बट जाता है और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ भी वो बढ़ जाते हैं और इधर बहुजन समाज पार्टी की ओर भी बढ़ जाते हैं और समाजवादी पार्टी को भी वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार में जो मुस्लिम वोटों को रिझाने का काम किया है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दक्षिण विधानसभा पर कुछ अंश मुस्लिम समाज की वोटों का भाजपा को भी पड़ सकता है। तो यहाँ अगर मेन आकलन किया जाए तो यहाँ वाल्मीकि समाज की जो वोट है वो विधायक के जीत और हार का फैसला करते हैं। ये वाल्मीकि समाज के मतदाता ज्यादातर क्या बीएसपी में है क्या? देखिए, वाल्मीकि समाज के मतदाता पहले भाजपा सरकार को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार जब अरुण वाल्मीकि की जो जगदीशपुरा थाने में जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी उसको लेकर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को वहां मिला है। अब वाल्मीकि समाज में काफी नाराजगी यहाँ भाजपा के प्रति देखने को मिली थी। यही कारण था प्रियंका गांधी खुद अरुण वाल्मीकि की मौत पर यह आगरा आई थी और उन्होंने अरुण वाल्मीकि के परिवार को सांत्वना दी थी और ये घोषणा करके गई थी कि हम दक्षिण विधानसभा से या छावनी विधानसभा से किसी वाल्मीकि को टिकट देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो वाल्मीकि समाज है वो कांग्रेस की तरफ भी झिटक सकता है। जिस तरीके से भाजपा अपनी ओर आकर्षित कर रही थी तो वाल्मीकि समाज अब भाजपा की ओर से हटकर कांग्रेस की तरफ भी आकर्षित हुआ है। जी जी, हम आते हैं आपके पास फिर से, आगरा उत्तर की बात करेंगे। हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं। अनिल जी, जैसा कि ये मनोज जी बता रहे हैं कि वहाँ बीजेपी और बीएसपी, आपने भी कहा कि बीएसपी 7 सीटों पे दूसरे नंबर पे थी, सपा सिर्फ 2 सीटों पे थी। तो यहाँ बीजेपी और बीएसपी का कांटे की लड़ाई चल रही है। तीसरे पे सपा है और कांग्रेस भी वाल्मीकि समाज के वोट काटेगी जो बीजेपी। तो यहाँ आपको जैसा माना जाता है कि मुस्लिम और यादव वोट इस बार सपा को एकमुश्त वोट करेंगे, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है। तो इन स्थितियों में क्या मुस्लिम मतदाता बीएसपी की तरफ जा सकते हैं? वही मुद्दा होगा क्या कि बीजेपी को हराना है? ज्यादातर यही सोचते हैं बीजेपी को हराना है, तो जो निकटस्थ प्रतिद्वंदी है उसको वोट कर दें। ऐसा हो सकता है क्या कि सपा से छिटक के बीएसपी में जा सके? जी बिल्कुल, मुस्लिम मतदाता अब तक भाजपा को हराने के लिए वोट करता रहा है। जी, मुस्लिम मतदाता का पहला वो होता है कि भाजपा को जो कैंडिडेट हराता है, जो पार्टी हराती है, उसको वो वोट करता है। जी, और इस बार भी यही होगा। और यादव तो बिल्कुल सपा के साथ है, लेकिन आगरा जोन में जो है यादवों की संख्या कम है। वहां जाट, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वाल्मीकि समाज का बड़ा वोट बैंक है। जी, और बैस जी। तो जो जाट वोट बैंक है उसमें बंटवारा होगा। जाट वोट बैंक बट के कुछ सपा गठबंधन की तरफ जाएगा, जो अब तक बसपा की तरफ भी जाता रहा है, लेकिन वो इस बार बटेगा तो 2 भागों में, एक तरफ भाजपा की तरफ आएगा और कुछ जो बड़ा पोर्शन होगा वो सपा गठबंधन की तरफ जाएगा। और मुस्लिम मतदाता इस बार पूर्ण रूप से सपा गठबंधन को वोट करेगा। वो भाजपा को हराने के लिए इस बार बसपा की तरफ नहीं जाएगा। थोड़े बहुत वोट बसपा को, अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो बसपा को जा सकता है, लेकिन जिन सीटों पे बसपा अच्छी लड़ेगी वो वोट मुस्लिम वहां वोट बट सकता है, वहां बसपा की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ जो जाति समीकरण बन रहा है, मनोज जी बता रहे हैं कि बीएसपी की तरफ जाते दिख रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक जुल्फिकार जी जो थे वो पूरी तरह से रवि भारद्वाज के साथ है।
चीज बिल्कुल हो सकता है। जो बसपा वहां मजबूत स्थिति में है, वहां जाटा वोट मजबूत स्थिति में है, तो वो एक पार्टिकुलर सीट पे तो जा सकती है जी, लेकिन ओवरऑल जो मुस्लिम है वो सपा के साथ खड़ा है आज। हाँ, वो तो वही, इसीलिए तो राजनीतिक हलकों में मुस्लिम और यादव का गठबंधन बहुत तगड़ा हो गया है। तो ये माना जा रहा था कि बीएसपी में इस बार नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है, मुस्लिम समुदाय को ये लग रहा है कि सपा सरकार बना सकती है, तो जो सरकार बना सकती है उसकी तरफ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ आगरा में कुछ अलग देखने को, हालांकि मनोज जी ने बहुत गहराई से इसका सर्वे किया है, आकलन भी किया है, कई दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं पूरे आगरा जिले के सभी सीटों पे, तो उनका आकलन भी अपने आप में सही हो सकता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई है, वहां सपा तीसरे पे है, और वाल्मीकि बोर्ड कांग्रेस चूंकि खींच रही है कुछ, तो वो वाल्मीकि बोर्ड जैसा वो बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो बीजेपी को नुकसान होगा वहां। नहीं, वाल्मीकि वोट बीजेपी का वोट रहा है। पिछले 2014 के बाद से वाल्मीकि जो है भाजपा का समर्थक है जी। 2014 के बाद से, उसके पहले वाल्मीकि वोट बसपा का समर्थक था, लेकिन 2014 के बाद वो शिफ्ट हो गया भाजपा की तरफ। तो अभी एक घटना से थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा वाल्मीकि वोट शिफ्ट करके बसपा की तरफ चला जाए। कुछ परसेंटेज वोट जाएगा एक घटना जो हुई है आगरा में, उसकी नाराजगी की वजह से। और कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वाल्मीकि वोट उनको दे के अपना वोट खराब करे, वो भाजपा की तरफ ही आएगा। तो मुख्य मुकाबला आगरा में देखेंगे आप, तो कई सीटों पे बसपा और भाजपा के बीच है जी। लेकिन रालोद से गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी थोड़ी मजबूत लड़ सकती है जी। क्या मनोज जी वहां लेकिन अब भी मुख्य लड़ाई भाजपा से ही होगा जी। मनोज जी वहां जो जाट मतदाता हैं, हालांकि जिस क्षेत्र में आगरा दक्षिण में कम होंगे, क्या जाट मतदाता राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के कारण जा रहे हैं, या जाट मतदाता, क्योंकि बहुत जाट मतदाताओं में और मुस्लिमों में बहुत पहले एक सांप्रदायिक तनाव के चलते एक तरह से पहले गठजोड़ होता था, जब चौधरी चरण सिंह ने क्रांति दल बनाया था और उन्होंने उस समय मुस्लिम और जाट मतदाताओं के साथ उन्होंने बहुत सारी सीटें ली थी और पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना था। तो इन स्थितियों में क्या जाट मतदाता गठबंधन के चलते सपा में जाएगा या कांग्रेस की तरफ ही रहेगा, वो बीजेपी की तरफ? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सत्य बता रहे हैं कि जिस तरीके से जाटों का जो मन है वो ज्यादातर अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, तो आगरा में जयंत चौधरी की तरफ बढ़ा है, यानी लोकदल की तरफ बढ़ा है। लोकदल के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाट अपना रुझान दिखा रहे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो कुछ लोग हैं जो कुछ परसेंट के हिसाब से वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी से भी कुछ जाट जुड़े हुए हैं। तो वो ज्यादातर अगर हम बात करें जाटों की, तो जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। और फतेहपुर सीकरी की विधानसभा की बात करें या दक्षिण विधानसभा की बात करें तो दक्षिण में बहुत ही कम बहुतायत में बहुत ही कम मात्रा में जाटों की संख्या है। तो जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो दक्षिण विधानसभा सीट पर जो लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी हैं उनकी वोट देने से उनकी वोट खराब होगी, तो वो कहीं ना कहीं बसपा को वोट न देकर भाजपा को वोट देने का काम करेंगे जी। चलिए आगरा उत्तर की बात कर लेते हैं। आगरा उत्तर में जैसे आपने बताया कि यहाँ बीएसपी और बीजेपी के बीच में दुकोणी मुकाबला है, त्रिकोणी भी नहीं है, सही है ये मनोज जी? आगरा दक्षिण में जी जी। चलिए आगरा उत्तर में क्या स्थिति है? बीजेपी से खंडेलवाल जी हैं, गौतम जी हैं, सपा से और बहुजन समाज पार्टी से कौन है और वहां की क्या स्थिति है? आगरा उत्तर देखिए, उत्तर में पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं जो सिटिंग विधायक है। जगन प्रसाद गर्ग के देहांत के बाद उन्होंने ये उपचुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत हासिल की थी। तो उनको जो भाजपा सरकार है उसमें सिर्फ 2 या 2.5 साल का कार्यकाल उनको मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से दोबारा से प्रत्याशी बनाया है और उन पर भरोसा जताया है। अगर हम सपा की बात करें तो सपा से ज्ञानेंद्र गौतम जो है वो पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो वो सपा ने ज्ञानेंद्र गौतम पर दांव खेला है। तो वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के मुरारीलाल गोयल थे पेंट वाले, जो बसपा ज्वाइन करके टिकट ले आए थे, लेकिन एन वक्त पर बसपा ने उनका टिकट काटकर शब्बीर अब्बास को टिकट दिया है।
तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बसपा जिस तरीके से फाइट में आ सकती थी, लेकिन उत्तर विधानसभा में बसपा ने प्रत्याशी एन वक्त पर चेंज करके और बसपा फाइट से निकल गई है। और यहाँ अगर सीधी फाइट देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के ज्ञानेंद्र गौतम और भाजपा के पुरुषोत्तम खंडेलवाल में सीधी फाइट देखी जा सकती है। नहीं तो समीर अब्बास को मुस्लिम मतदाता कितने हैं उत्तर में? देखिए, उत्तर में मुस्लिम मतदाताओं की जो परसेंटेज है वो कम है, और जो यहाँ वैश्य समाज की जो परसेंटेज है मतदाताओं की वो अधिक मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो वैश्य समाज के जो वर्ग के जो लोग हैं उनमें भी नाराजगी भाजपा के प्रति देखी गई थी, क्योंकि उन्होंने वैश्य समाज के जो मतदाता थे उनको अग्रवाल समाज के जो किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा, या कहीं ना कहीं ये नाराजगी थी वो अब भाजपा ने उसको दूर कर दिया है। जेपी नड्डा यहाँ आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अगर मंथन किया था, मंथन में ये सारी नाराजगी जो भाजपा के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ताओं की थी वो दूर करके गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वैश्य समाज की जो अधिकारिक जो वोट है और जो डाटा वोट है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वो बीजेपी की तरफ रुझान है, और बीजेपी इस उत्तर विधानसभा में एक मजबूत के साथ खड़ी हुई है। तो खंडेलवाल भी वैश्य समाज से तो आते हैं? जी बिल्कुल, ये वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन अग्रवाल समाज का एक यहाँ गठबंधन है, वो लोकल स्तर पर चलता है, प्रदेश स्तर पर भी चलता है। तो अग्रवाल समाज के लोग चाहते थे कि अग्रवाल समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिले और यहाँ से उनको प्रत्याशी घोषित किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है जो उनके अंदर जो मनमुटाव था अग्रवाल समाज के लोगों के पास, तो वो मनमुटाव कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उसको दूर किया है और एकजुट होकर अब वो काम कर रहे हैं। जी अनिल जी, आपने मनोज जी ने जो बातें कही, जो समीकरण बताए वो आपने सुना होगा। यहाँ ये बात हो सकती है कि जो समीर अब्बास जबकि मुस्लिम प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार मायावती जी ने बहुत नुकसान किया था सपा का, इसी तरह से जो अल्प मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दे करके, तो यहाँ पे सपा के साथ क्या समीर अब्बास जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके साथ न जाके, चूंकि सपा लड़ाई में है तो मुस्लिम जो मतदाता हैं क्या सपा के साथ चले जाएंगे? और मनोज जी चाहर जी एक नई बात बता रहे हैं कि जाटव वोट भी बीजेपी को जा सकते हैं। जी, पिछले आंकड़े हम देखें हम तो पिछली बार जगन गर्ग ने चुनाव लड़ा था यहाँ से, और वो 1,35,000 वोट पाए थे, जबकि दूसरे नंबर पे जो भी बसपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र गौतम जी हैं वो इस बार सपा से जो लड़ रहे हैं वो 44,000 वोट पाए थे, और यहाँ हार जीत का अंतर 86,000 वोटों से ज्यादा का था जी। तो इस सीट पे भाजपा बहुत पहले से मजबूत रही है, शहरी सीट है और भाजपा शहरी सीटों में मजबूत रही है, और इस सीट पे निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा जी, क्योंकि भुट्टो यहाँ जुल्फिकार यहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं और बसपा से लड़ रहे हैं, और सपा कैंडिडेट और बसपा दोनों में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, तो भाजपा के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी। समीर अब्बास हैं बसपा से, माफ करिएगा, तो वो बसपा समीर अब्बास है, तो वो वोटों का मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा इस सीट पे, इसलिए होगा कि समीर अब्बास इसके पहले भी एक बार जी 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 बोलिए आप। हाँ, समीर अब्बास के आने से जो बसपा के वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा निश्चित रूप से होगा, परसेंटेज कम हो सकता है, मतलब थोड़ा, लेकिन नुकसान करेंगे, कहीं न कहीं सपा को नुकसान करेंगे। जी, हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी हैं आगरा के समाजवादी पार्टी से। सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है तकनीकी कारण सौरभ जी तक हम एक बार फिर अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, मतलब यहां 2 सीटों का अगर हम लोगों ने आकलन किया है तो एक में बहुजन समाज पार्टी भाजपा की लड़ाई है, दूसरे में भाजपा और सपा की लड़ाई है सीधे सीधे। तो अभी माने भाजपा सब जगह है, आगे भी सीट चलते हैं, दोनों जगहों पे भाजपा है। सामान्यतः एंटी इनकम्बेंसी जब चलती है तो थोड़ा सा मतदाता छिटकते हैं, तो इसका माना जाए कि बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस दौरान? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी थी, लोकल स्तर पे थी, सरकार को लेके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री को लेके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी।
कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जी। और उत्तर प्रदेश में जो पिछले जो भी चुनाव हुए हैं खराब कानून व्यवस्था पे हुए हैं और ये चुनाव हो रहा है। आप एक अंतर देखेंगे कि अच्छे कानून माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेके हो रहा है, उस पर प्रदेश सरकार बात कर रही है। तो जो लोकल स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी था उसमें भाजपा ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जी चलिए मनोज जी को लोकल स्तर पे जो थोड़ा बहुत जी 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 बोलिए जी बोलिए आप। थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी लोकल प्रत्याशियों से, वो कम हो गई होगी और थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन सभी सीटों पे जो है वोट मार्जिन लंबा हार जीत का अंतर जो रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है। 86,000 से लेके जो है 34,000, 35,000, 43,000, 46,000। तो अगर वोट थोड़ा बहुत कम भी होते हैं तो मतलब ये नहीं होगा कि भाजपा बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। जिसकी भी लड़ाई है वो भाजपा से और वहां बसपा मजबूत फैक्टर है। जी तो ये माना जाए मनोज कि यहाँ बीजेपी और सपा की ही लड़ाई है, तीसरे नंबर पे बाकी पार्टी हैं। कांग्रेस भी कुछ कर रही है, 2-4-5 हजार वोट काट पा रही है। हाँ मनोज आपको आवाज आ रही? जी हमने कहा कि यह माना जाए बीजेपी विनोद बंसल कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। तो विनोद बंसल भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अब वोट काटेंगे तो करीब वो भी भाजपा का ही नुकसान करेंगे और भाजपा की जो प्रत्याशी की जो वोट है उन वोटों को सेंध लगाने का काम विनोद बंसल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये ओवरऑल अगर हम देखें उत्तर विधानसभा में तो उत्तर विधानसभा में पुरुषोत्तम खंडेलवाल भाजपा और ज्ञानेंद्र गौतम समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन से सीधी टक्कर देखी जा रही है। चलिए मनोज एक मिनट रोकेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीनू लवानिया जी जुड़ गए हैं। वीनू जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मैं मीनू यादव हूँ, राजेंद्र सिंह यादव, मीनू लवानिया नहीं हूँ। मैं आपको एक तो ये समाजवादी पार्टी जो इलेक्शन लड़ा रही है गठबंधन में, आज तक कोई भी सीट यहाँ पे आगरा जिले में समाजवादी पार्टी नहीं पा पाई है। तो उसको तो हम फाइट में मानते नहीं है। हाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी से फाइट जरूर है। तो भारतीय जनता पार्टी को फाइट में लेते हुए पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने अभी तक ऐसा कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं किया जिससे कि जनता के लिए या जनता के हित में हो। दूसरा जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्ग का ज्यादा से ज्यादा समर्थन हमारे विनोद बंसल जी को मिल रहा है। वीनू जी मतलब कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा से है, बाकी केवल भाजपा से, केवल भाजपा से। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सपा और बसपा आपके पीछे है? सपा बसपा हमसे पीछे इसीलिए है कि समाजवादी पार्टी का तो कभी वोट बैंक यहाँ पे रहा ही नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जरूर रहा है, वहाँ के विधायक रहे वहाँ से। लेकिन अगर हम वैश्य वर्ग की माने तो जिस तरह से वैश्य वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है वहाँ विनोद बंसल जी बहुत आगे है। तो यहाँ पे अग्रवाल और क्या नाम है ये इनका जो समर्थन मिला था, अभी आपने देखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे तो ज्यादातर वैश्य वर्गों के जो धनाढ्य लोग थे और व्यापारी लोग थे उन लोगों ने खुल के समर्थन किया था हमारे माननीय प्रत्याशी जी को, विनोद बंसल जी को। जी हमारे साथ तो उससे हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि हम लोग इस समय जो फाइट में है तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल से फाइट में है, बाकी कोई भी फाइट में नहीं है हमारे साथ। आगरा की 7 सीटों में 9 सीटों में आपकी क्या स्थिति है? 9 सीटों में इस समय हम 3 सीट फाइट में चल रहे हैं, खीरागढ़, उत्तरी और ये आपकी दक्षिण। कौन कौन से फिर से बताइए? खीरागढ़, उत्तरी और दक्षिण, यहाँ पे हम फाइट में हैं जी। और इन सीटों पे हम पूरा जोर दे रहे हैं जीतने के लिए। तो बाकी जनता है, जनता का समर्थन मिल रहा है। आगे जब 10 तारीख को वोट पड़ेंगे जी जनता का प्यार और जनता का वोट किस तरह से मिलता है। चलिए आप पार्टी भी लड़ रही है कई ऐसे मुद्दे लेके दिल्ली में, जिस तरह से केजरीवाल जी ने सरकार चलाई है, बिजली मुफ्त दी है, बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, वो भी कहीं है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वोट पड़ा है या यहाँ की स्थिति के हिसाब से वोट पड़ा है। नहीं तो आपके जो प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? किन सीटों पे?
आप इन तीन सीटों पे तो हमारी डायरेक्ट भाजपा से है। नहीं, हम पूरे 9 सीटों की बात कर रहे हैं आपसे। 9 सीटों पे हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है और संभव है सेकंड अभी जो है सीटों पे है और बाकी की सीटों पे अभी हम फुल फाइट में नहीं है। हाँ, सेकंड और थर्ड नंबर की स्थिति हमारी अभी बन रही है जी। आगे देखिए इलेक्शन के बाद। हृदय चौधरी जी हैं हमारे साथ, आपकी नेता हैं। हृदय जी, आपका मेरी आवाज आपको आ रही? हाँ जी, आ रही है जी। हृदय, आप अभी हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बीनू लवानिया जी भी है, जुड़े हैं। वो आकलन ये कह रहे हैं कि 3 सीटों पे भाजपा से सीधी उनकी टक्कर है, बाकी जगह वोट परसेंटेज है। आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा आपकी दिल्ली की भौगोलिक स्थिति जो है उससे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। तो ऐसे में आप भी दावा कर रही कि हम कई सीटें जीतेंगे, सत्ता की कुंजी मेरे साथ होगी, हम जिसको समर्थन देंगे उसकी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ आगरा की 9 सीटों में तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। हृदय जी, देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद साथियों। और मैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ जी। और जैसा कि अभी हमारे साथी जो कांग्रेस के थे वो कहते हैं हमारी सीधी हम जीत रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 403 विधानसभा में लड़ रहे हैं और सभी प्रत्याशी कर चुके हैं। हम 9 सीटों की बात कर रहे हैं हृदय जी, अभी आगरा की 9 सीटें हुई। हाँ, और जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लोग सर आंखों पे बिठा रहे हैं और उनके चेहरे पर चमक आ रही है कि ये देखकर कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और आगरा में प्रत्याशी पूरे दम खम के साथ लड़ रहे हैं। आप पूरे 9 सीटों पे लड़ रही हैं क्या? जनता नहीं, ये जनता तय करेगी कि 2022 में सरकार किसकी बनेगी, इनके प्रत्याशी को किसको चुनने हैं। अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं क्योंकि जनता के हाथों में है, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रही है। वो चाहती है उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर इलाज के लिए। बीनू जी, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। हृदय जी, मैं आपसे सवाल, बीनू जी भी बोल रहे थे, हमने कहा बीनू जी से कहा मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बात आ जाए हृदय जी की। हृदय जी, आप आगरा की पूरी 9 सीटों पे लड़ रही, कितनी सीटों पे लड़ रही? 8 सीटों पर। 3 8 में आपकी क्या स्थिति, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी 8 लड़ाई हमारी सभी पार्टियों से है और हम बहुत, जनता हमारी पार्टी को बहुत पसंद कर रही है। ये एक आम आदमी पार्टी के लिए उपलब्धि की बात है। आज ये सभी पार्टियां विकास के मुद्दों की बात करने लगी हैं, बिजली की बात करने लगी हैं, पानी की बात करने लगी हैं, बच्चों की शिक्षा की बात कर रही हैं। ये उपलब्धि आम आदमी पार्टी की है, ये चलन आम आदमी ने किया है। 40 साल। हृदय जी, मेरी आवाज, हृदय जी मेरी बात सुन लीजिए। हमारा ये कहना, अभी तो मैं सिर्फ आगरा की 9 सीटों को लेकर के हम आकलन कर रहे हैं। हम आप अगर नंबर 2 या नंबर 1 पे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप 8 सीटें जीत रही हैं, आपके प्रतिद्वंदी कौन है? दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, सपा रहेगी कि बसपा रहेगी? देखो, ये जनता तय करेगी। जनता का मूड है कि वो किसको पसंद कर रही है और किसको। सर्वे तो पता नहीं वास्तव में होते हैं या नहीं होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। चलिए, जो पैसा देके उनके ऊपर नंबर 1 2 3 कर लेते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में लोगों को पसंद कर रहे हैं और जनता वोट देके। चलिए हृदय जी, ये तो सर्वविदित है कि जनता जिसको पसंद करेगी वही सरकार बनाएगा, वही जीतेगा। हम आपसे तो ये सवाल कर रहे थे कि जनता आपको नंबर 1 पे पसंद कर रही, जैसा आप कह रहे, दूसरे में खैर जनता हमको नंबर 1 पे पसंद कर रही है। चलिए हृदय जी, 1 मिनट। हृदय जी, जनता और या उत्तर प्रदेश जनता, सब जनता चाहती है कि उसके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल। चलिए हृदय जी, 1 मिनट, आपकी बात आ गई है। हमारे साथ बीनू लवानिया जी हैं, उनकी बात आप भी सुन लीजिए। बीनू जी, क्या कहना है? हृदय जी ने बड़ा दावा किया है। मैडम के कॉन्फिडेंस को सलाम जी। और जानना हम ये चाहेंगे, अब तक का इनका संगठन खड़ा नहीं हुआ, पहली बार ये लोग समाचार में ये उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे। अरे हृदय जी, उनकी बात आ जाने दीजिए। हृदय जी, अरे हृदय जी, बीच में नहीं, क्या चल रहा है? हृदय जी, बीनू जी की बात आ जाए फिर आप कहिए। देखिए, आप लोग दोनों लोग दूरभाष पे हैं, अगर उस पे बहस करेंगे तो ना बीनू जी की आवाज आएगी ना हृदय जी आपकी आएगी। हम आपसे, आप उनकी सुन लीजिए बीनू जी की बात, फिर हम आपके पास फिर आएंगे। जी बीनू जी। ये मैडम हृदय चौधरी हैं जी। मैडम हृदय चौधरी तो शायद, अगर मेरे को ज्ञान हो तो ये अभी तक कांग्रेस पार्टी में ही थी जी। क्या कारण रहा है इनका कांग्रेस पार्टी में छोड़नी पड़ी? उसके बाद में ये आपका
दामन थाम लिया और उसके बाद में इतने चंद समय में पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे आगरा की 8 और 9 विधानसभा सीटों पे ये पूरा अपना आकलन दे रही हैं। तो इतनी जल्दी हम लोगों को 20-20 साल, 25-25 साल हो गए, अभी तक हम गणना नहीं कर पाए कि वोटर का मन किधर है। और ये 9 सीटें जीत रही हैं हमें, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने आप ज्वाइन किए, समझ में नहीं आता कोई कैसे भी बोल देता है। पर अब पूछिएगा जरा ऐसे कि इतनी जल्दी इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की पूरी सीटों को क्या कहते हैं तय कर लिया कि साहब सरकार हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी सभी सीटों पे हम लोग। ये इतनी गणना तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमें 20-25 साल कांग्रेस में हो गए जी। चलिए तो आप कुछ चलिए बीनू जी, बिल्कुल सही आपने कहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय जी आप कांग्रेस से ही आप में आई हैं? हेलो, कांग्रेस से ही आई हैं आप में? हाँ जी। वहाँ पर जिस मानसिकता के साथ हम गए कि हमें काम करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, है कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यही सोच के फिर आम आदमी पार्टी में आए, क्योंकि शिक्षा के लिए जो हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो हमें काम करने का मौका मिलेगा। अरे प्रियंका जी तो महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दे रही है प्रियंका जी, 40% रिजर्व किया होगा। एक इनका वो आया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या आपने देखा था? और उसमें एक पोस्टर भी इन्होंने लॉन्च किया था, उसमें वो लड़की थी। चलिए हृदय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हमारे साथ सपा के मीडिया प्रभारी सौरभ गुप्ता जी हैं। सौरभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो सौरभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। अभी 9 की 9 सीटें बीजेपी के खाते में थी। अभी जो हम लोग एक आकलन कर रहे हैं उसमें कुछ जगह आपको बीएसपी ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि बीएसपी आपके वोट काट रही है, ना कि भाजपा के। सौरभ जी, मेरी आवाज, मेरा सवाल सुनाई पड़ा आपको? तो मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि सपा के लिए बीएसपी रोड़े अटका रही है, कई आपके वोट काट रही है बीएसपी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए। ये सब एक भ्रमित करने वाली स्थिति है। आज के समय में बीजेपी और बीएसपी बिल्कुल हवा से जा चुकी हैं जी, और इनके लोग टूट के हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, आगरा की 9 सीटों की बात कर रहा हूँ आपसे। आगरा की 9 सीटों में कहीं भी बीएसपी हमारा नुकसान नहीं कर रही है। आज ही बीजेपी के पार्षद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। बीएसपी दूर दूर तक फाइट में नहीं है। जब वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है फाइट में, तो आगरा में कहाँ से फाइट में आएगी? वो जी हेलो जी सौरभ जी, एक सवाल और है। आपने कहा ठीक है, आपकी फाइट पूरी 9 सीटों में किससे है? सौरभ जी, पूरी 9 सीटों में आपकी फाइट किससे है? हमारी फाइट इस समय किसी से नहीं है। बीजेपी अपना जिस पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद पार्टी छोड़ के भाग रहे, तो फाइट रही कहाँ है? अब तो केवल जनता का जनादेश आने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। नहीं, आपका दूसरे नंबर पे फाइट, आपने कहा किसी से फाइट नहीं है, तो क्या वॉक ओवर ले रहे हैं वहां पे? वहां कोई है ही नहीं, बीजेपी से नहीं है, तो दूसरे नंबर पे कौन? जिस पार्टी के विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, वो अब हमसे फाइट कब करेंगे? अरे मैं मान लेता हूं, लेकिन ये बताइए दूसरे नंबर पे कौन? फाइट किससे है आपकी? दूसरे नंबर के लिए केवल बीजेपी और बीएसपी लड़ रही है। दूसरे नंबर के लिए पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी चल रही है। चलिए, होतम सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। होतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में सत्ता के संग्राम में स्वराज एक्सप्रेस के। होतम जी, मेरी आवाज आ रही? होतम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता तकनीकी कारणों से उनसे बात नहीं हो पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। और जैसा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मैडम को सलाम किया, मैं भी आपको सलाम करता हूं कि पूरी 9 के 9 में आप सपा पार्टी आप दावा कर रहे हैं जीत रही है, जबकि आकलन में हमारे कुछ और आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर चलते हैं, हम हमारे आगरा ग्रामीण की बात करते हैं हमारे मनोज चाहल जी के पास। मनोज, मेरी आवाज आ रही?
चलिए अनिल जी, एक बार फिर से आपने बड़ा दावा देखा होगा, आप पार्टी का भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी तो बोल ही रही है कि बीजेपी का ही है नहीं, दूसरे की लड़ाई में बीएसपी और वो है। और स्थिति हम लोगों का जो अपना समीकरण है, जो सामने आ रहा है, आकलन है, वो आपने सुन ही लिया होगा। क्या वहां कहीं आप भी 1000-2000 वोट काटेगी कहीं पे अनिल जी? जी जी बिल्कुल, आपको 1000-2000 वोट तो हर सीट पे मिल जाएगा, इतना तो आपको बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन उससे चुनाव के समीकरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगरा की 9 सीटों पे मार्जिन भाजपा और बसपा की मेन लड़ाई, मतलब पिछले कई चुनाव देखे तो वहां मुख्य लड़ाई में भाजपा और बसपा रही है जी। इस बार सपा दावा भले करे, लेकिन उस तरह स्थिति मजबूत नहीं है कि बिल्कुल वो सीधा भाजपा को चुनौती दे जाएगी। कहीं न कहीं उसके लिए बसपा भी एक बड़ा फैक्टर होगा। हर सीट पे बसपा मजबूती से लड़ेगी। जी जी। और जहां भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा जी, वो नुकसान सपा को होगा। जी जी जी। और भाजपा के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात जारी कि जो वाल्मीकि समाज है और गैर जाटव दलित, वो भाजपा की तरफ है। और भाजपा ने इस बार बेबी रानी मौर्य को उतार के जी एक बड़ा दाव चला है, जिसका फायदा उसको पूरे आगरा में मिलेगा। जी चलिए, आगरा ग्रामीण आपने बेबी रानी पाल रही है उत्तराखंड की, बेबी रानी मौर्य की आपने बात कर ली है और आगरा ग्रामीण से लड़ रही हैं, तो एक बार आगरा ग्रामीण की बात कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मेरी आवाज आ रही? जी। बेबी रानी मौर्य बीजेपी से हैं और बाकी, और ये तो खैर रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, बड़ा एक आंदोलन हुआ था, 55 दिनों तक आंदोलन चला था धनौली नाले को लेकर के। वो नाला अभी तक निर्मित नहीं हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी को यहाँ कितना नुकसान होगा आगरा ग्रामीण में? जी बिल्कुल, एक धनौली पर ये जो दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला एक रास्ता था, या जल भराव के चलते लगभग 55-60 दिन तक वहां धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत का मामला भी सामने आया था धरने प्रदर्शन के दौरान। तो उस समय हेमलता दिवाकर यहाँ से विधायक थी भारतीय जनता पार्टी से, तो हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की, हम लगातार हमने वो धरना अपना कवर किया था। उसके साथ अगर ये जानकारी निकल कर आई कि जो लोकली जो स्थानीय विधायक है, नाराजगी जनता की उनसे है, उन्होंने काम नहीं कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है वो ज्यादा नहीं है उनको, और बस नाराजगी थी तो वो स्थानीय जनप्रतिनिधि से थी। तो यहाँ से जो उत्तराखंड की राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य को उन्होंने आगरा दक्षिण से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। लगातार जिस तरीके से कालीचरण सुमन जो राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहे थे, गठबंधन से टिकट मांग रहे थे, तो उनको टिकट नहीं दिया गया और लोकदल और सपा गठबंधन ने महेश कुमार जाटव को टिकट दे दिया। तो यहाँ जो कालीचरण सुमन है, उन्होंने जेपी नड्डा के सामने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वो पूरी ताकत के साथ बेबी रानी मौर्य के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आगरा ग्रामीण विधानसभा जो रिजर्व सीट है, उसमें बेबी रानी मौर्य जो भाजपा से प्रत्याशी है। एक मिनट थोड़ा सा रोकेंगे। होतम सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। होतम सिंह जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में आपको मेरी आवाज आ रही? चलिए उनसे बात नहीं हो। हाँ मनोज, अपनी बात पूरी करें। जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है आगरा ग्रामीण में, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बसपा की जो किरण प्रभा केसरी है, जो बसपा ने दांव खेला था, बसपा दूसरे नंबर पर पहले यहाँ चुनाव में रही है। लगातार बसपा का जो बैंक वोट है वो भी ग्रामीण विधानसभा में बहुतायत में है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अब जो सीधी यहाँ लड़ाई है वो त्रिकोणीय होती जा रही है। जो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से जो महेश कुमार जाटव है, वो भी साइड में कहीं ना कहीं ये माने जा रहे हैं। और जो प्रभा केसरी है, जो बहुजन समाज पार्टी से है, वो और उनकी टक्कर ज्यादातर जो मानी जा रही है वो अब भारतीय जनता पार्टी से मानी जा रही है। तो इस ग्रामीण विधानसभा यहाँ ये माना जाए कि त्रिकोणी मुकाबला है कि द्विकोणीय है? ये यहाँ साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है, और तीसरे नंबर पर अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन यहाँ आ रहा है। यहाँ कांग्रेस सबसे नंबर पर जाएगी। उपेंद्र सिंह कहते हैं कि काफी प्रभावी हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो कितना वोट काटेंगे और किसका काटेंगे?
देखिए उपेंद्र सिंह एक लंबा कैरियर उनको हो गया, 20-22 साल से वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए हुए हैं। वो सांसद, जहाँ लोकसभा से सांसद रहा करते थे राजभर, उनके साथ भी उन्होंने काफी लंबा अरसा बिताया और प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस में, तो भी उनके साथ रहे। तो लगातार एक पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य कांग्रेस से कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने उनको ग्रामीण में प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र सिंह, उनकी छवि अच्छी है और लोगों में जा रहे हैं। तो अब हर प्रत्याशी, अगर हम बात करें तो हर प्रत्याशी अपनी जीत का दम भर रहा है। चलिए, लेकिन जब बिल्कुल थोड़ा सा आगरा छावनी की समय कम है मनोज, थोड़ा संक्षेप में बात करें। अनिल जी के पास चलेंगे, आगरा छावनी की भी बात कर लें। आगरा छावनी में क्या स्थिति, फिर उसके बाद अनिल जी के पास चलेंगे। संक्षेप में थोड़ा बताइएगा। आगरा छावनी में जीएस धर्मेश जो राज्य मंत्री है, यहाँ से विधायक है, वो भाजपा के कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर जो आगरा छावनी से भारतेंद्र अरुण है, वो बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट है। तो वहीं जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारा है वो कुंवर चंद वकील है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में त्रिकोणीय श्रृंखला के चली आ रही है। इन तीनों में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी है उनका विरोध यहाँ जनता द्वारा देखा जा रहा है। आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता है उसके चलते यहाँ लोग नाराज हैं। लेकिन उच्च स्तरीय अगर बात की जाए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, तो यहाँ योगी और मोदी के चेहरे पर वोट करने को यहाँ के लोग राजी हैं और वोट करेंगे। जी नहीं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है, माने फाइट किसकी है मुख्य रूप से? देखिए, दूसरे नंबर पे यहाँ बसपा पहले भी रही थी और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे फाइट में रहेगी। यहाँ भारतेंद्र अरुण जो प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के, और तीसरे नंबर पर कुंवर चंद वकील है। वो कुंवर चंद वकील भी कहीं ना कहीं अपने गणित बैठाने में जुटे हुए हैं, जातीय समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपृष्ठभूमि बनाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर माना जाए तो यार सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में होगी। बिल्कुल। मनोज आपके पास आ, अनिल जी बहुत संक्षेप में, आगरा में जैसा आपने खुद भी कहा कि बेबी रानी मौर्य का पूरे जिले में वो होगा, लेकिन यहाँ बीएसपी यहाँ भी है, यहाँ भी सपा तीसरे नंबर पे जाती दिख रही है हमारे मनोज जी का जो आकलन है उसके अनुसार। चौथे नंबर पे बल्कि उपेंद्र सिंह जो हैं वो भी काफी वोट काट रहे हैं। तो यहाँ पे उपेंद्र सिंह जो कांग्रेस जो वोट काट रही है वो सपा के ज्यादा काट रही है कि बीएसपी काट रही है कि बीजेपी की भी काट रही है? आगरा ग्रामीण की बात करें थोड़ा संक्षेप में। जी, यहाँ पे मुख्य लड़ाई जो है भाजपा और बसपा के बीच में है। पिछले चुनाव में भी बसपा दूसरे नंबर पे थी और बसपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी ने 1,28,000 वोट पाया था और 65,000 से जीत हासिल की थी जी। और यहाँ सपा उस मजबूत, पूरे आगरा की अगर मैं बात करूं तो सपा 6 से 7 सीट पे मजबूत स्थिति में नहीं है। वो लड़ाई लड़ रही है तो अभी दूसरे नंबर पर पहुंचने की लड़ाई है, वो जीत वाली लड़ाई नहीं है कि वो जीतने के लिए लड़ रही है जी। और जितना बसपा और सपा के बीच में जितना बंटवारा होगा भाजपा को उतना ही फायदा होगा जी। बिल्कुल सही कहा। आगरा छावनी में, आगरा छावनी में जीएस धर्मेश पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, भाजपा ने इस बार भी उतारा है और जीएस धर्मेश भी 56,000 वोट से जीत हासिल किए थे। और ये दलित सीट है, यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी ठीक ठाक स्थिति में है, गैर पिछड़े वर्ग का भी मतदाता है और सेना के भी तमाम लोग हैं जो बसे हुए हैं, तो वो भाजपा समर्थक, सेना भाजपा समर्थक माने जाते हैं। तो ये सीट भाजपा के लिए काफी ठीक ठाक मजबूत सीट है और यहाँ भी लड़ाई बसपा से ही है जी जी। चलिए खैरागढ़ की बात कर लेते हैं। खैरागढ़ बात वहां चलेंगे। मनोज, खैरागढ़ में क्या स्थिति बनेगी? भगवान सिंह कुशवाहा बीजेपी से हैं, गंगाधर सिंह कुशवाहा बीएसपी से हैं। यहाँ सपा है, दूसरे बने सपा से लड़ाई है बीजेपी की बीएसपी से लड़ाई है। और यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बिजली, वहाँ किसान ज्यादा है तो उनको बिजली नहीं मिल पा रही है टाइम पे। देखिए, मैं बता दूं, खैरागढ़ की बात बताऊं कि जो भगवान सिंह कुशवाहा है वहां से पूर्व विधायक बसपा से वो रहे हैं, वो अब पाला चेंज कर ये भाजपा का दामन थामा था उन्होंने और भाजपा ने उनको पहली बार ही दाव खेला है और खैरागढ़ से उनको प्रत्याशी घोषित किया है। अगर वहीं हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो गंगाधर सिंह कुशवाहा जो बहुजन समाज पार्टी में जिलाध्यक्ष से लेकर हर उस पद पर रहते हुए आगे बढ़ते गए और उनको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन से रोहतान सिंह वहाँ
प्रत्याशी घोषित हैं। अगर कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से भी वहाँ एक रिटायर्ड फौजी है, उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो जातीय समीकरण बन रहा है, तो वहाँ त्यागी समाज और जो ठाकुर समाज है उनके वोट बहुतायत है वहाँ, और देखा जाता है कि कुशवाहा समाज भी वहाँ बहुतायत की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं भगवान सिंह कुशवाहा पर इसलिए बीजेपी ने दांव खेला कि वो पूर्व विधायक थे और भगवान सिंह कुशवाहा का इस समय भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो गंगाधर सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से पहले जो बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करती थी, अब वो पिछली बार जो महेश गोयल जो खेरागढ़ से विधायक रहे थे, वो खनन को लेकर बड़े चर्चित रहे थे, उसमें लगातार वो सुर्खियों में रहे थे। उसके बाद अगर समस्या की बात की जाए तो समस्या खेरागढ़ में बिजली की समस्या बहुत है, क्योंकि सिंचाई के लिए वह उचित व्यवस्था नहीं है। बोरिंग जो पानी है, पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचा है। तो कहीं ना कहीं जो आवारा पशु है वो भी एक मुद्दा वहाँ के स्थानीय लोगों का है। तो ये देखा जाता है ओवरऑल महेश गोयल की टिकट कट चुकी है, तो वहाँ नए प्रत्याशी को दिया गया जो पहले से पूर्व विधायक की भूमिका में वहाँ रहे और विधायक रहकर वहाँ जनता की सेवा की है। तो भारतीय जनता पार्टी खेरागढ़ में भी मजबूती है और उसके टक्कर में सीधे टक्कर में वहाँ बहुजन समाज पार्टी को देखा जा रहा है और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखा जा रहा है। जी, तीसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी से है। वाह की भी बात कर लेते हैं क्योंकि समय कम है, सीटें ज्यादा। वाह में क्या स्थिति, थोड़ा संक्षेप में बताइए। अभी 4 सीटें और हैं। देखिए, बाकी अगर हम बात करें तो राजघराना परिवार रहा है लगातार, वहाँ लंबे अरसे से राजघराने परिवार का वहाँ कब्जा रहा है। तो इस बार भी रानी पच्छालिका सिंह पर बहुजन समाज पार्टी ने दांव खेला है। वो रानी पच्छालिका सिटिंग विधायक हैं और जो विकास की बात अगर उनसे करें तो उनके अपोजिट में जो है वो मधुसूदन शर्मा, जो वहां से ही पूर्व में बसपा से विधायक रहे। तो समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन उन पर दांव खेला है। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से नितिन वर्मा है, जो कि अभी नए खिलाड़ी के रूप में उभर कर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने नितिन वर्मा को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि वहां विधानसभा में भी रानी पच्छालिका और समाजवादी पार्टी के मधुसूदन शर्मा में सीधी टक्कर देखी जाएगी। जी, निषाद वोट किसकी तरफ जाएंगे यहाँ? देखिए, निषाद वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, निषाद वोट जो पहले से राजा हरदमन सिंह और जो रानी पच्छालिका उनके हस्बैंड है महाराजा साहब, राजघराने की ओर मुड़ते थे। तो अब जितेंद्र वर्मा जो फतेहाबाद से सिटिंग विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एन वक्त पर टिकट कटने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उनको जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने आगरा का बनाया है। तो वो कहीं ना कहीं निषाद वोट में अपनी अहम एक जिम्मेदारी रखते हैं और निषाद वोट उनके कहने पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। तो ये माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जितेंद्र वर्मा है वो अब मधुसूदन शर्मा के लिए निषाद वोटों का ट्रांसफर करेंगे और जो निषाद वोट जो रानी पच्छालिका के पक्ष में जाना चाह रहे थे, तो वो निषाद वोट अब समाजवादी पार्टी की ओर अब मुड़ सकते हैं। तो ये देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी रानी पच्छालिका ये दम बढ़ती है कि वो विधानसभा में उन्होंने अपना विकास कराया, विकास के मुद्दे पर वो चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, फतेहाबाद की बात करते हैं। फतेहाबाद की थोड़ा संक्षेप में बताइए, यहाँ किसका है? यहाँ मान लिया कि सपा और बीजेपी का आपस में कांटे की टक्कर है। फतेहाबाद में क्या है, थोड़ा संक्षेप में, समय बहुत कम है। फतेहाबाद में छोटेलाल वर्मा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, वही समाजवादी पार्टी से रूपाली अशोक दीक्षित है और वही बहुजन समाज पार्टी से शैलेंद्र प्रताप उर्फ सैलू यादव ने। तो वहाँ ठाकुर वोट और जो निषाद वोट है फतेहाबाद विधानसभा में बहुतायत स्थिति में। तो देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के छोटेलाल वर्मा है वो रूपाली दीक्षित से सीधे फाइट में नजर आ रहे हैं और फाइट में सैलू यादव भी है, क्योंकि वो ठाकुर है और ठाकुर रहते हुए भी आज फतेहाबाद विधानसभा अपना एक हस्तक्षेप रखते हैं। अपनी जो ठाकुर बिरादरी है उसमें अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। त्रिकोणीय की संभावना। जी बिल्कुल, यहाँ त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिलेगा और बेहद रोमांचक चुनाव फतेहाबाद का होने वाला है। जी चलिए, उसके बाद अहमदापुर की अगर हम बात करें तो वहां से जो लंबे अरसे से सेवा करते आ रहे हैं डॉक्टर धर्मपाल को भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया था, उनमें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वही वीरेंद्र चौहान जो यूनिवर्सिटी में कर्मचारी नेता के रूप में उभरे थे, उनको वहां समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और राकेश बघेल जो जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ समाजवादी पार्टी से पूर्व में रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उनका भरोसा जताया है। तो बघेल समाज की बहुतायत है और ठाकुर समाज की बहुतायत है और दलित वोट भी वहाँ बहुतायत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ भाजपा से सीधे टक्कर में है और राकेश बघेल भी इस सीट पर अपना हक जमा रहे हैं और राकेश बघेल और ये तीनों पार्टियों की यहाँ भी त्रिकोणीय रोमांचक मुकाबला देखा जाएगा। जो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यह अहमदापुर की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। जी
बिल्कुल। हाँ, अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, जो पूरा आकलन 9 सीटों का किया है, 9 सीटों में तो मुझे सपा और बीजेपी की सीधी लड़ाई सिर्फ 2 सीट में दिख रही है, बीएसपी की सीधी लड़ाई 3 सीटों में दिख रही है, बाकी जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इन स्थितियों में तो जिस तरह से आगरा में मुझे लगता है, हो सकता है कि बीजेपी जो पिछला अपना प्रदर्शन है वो ना दोहरा पाए, लेकिन फिर भी बीजेपी आगे दिख रही है। अनिल जी। जी जी, पिछली बार भी सेम लड़ाई था और सपा वहां इतनी मजबूत है। 2 सीटों पे निश्चित रूप से सपा और भाजपा में लड़ाई है और 3 पे बसपा और भाजपा में लड़ाई है, बाकी पे त्रिकोणीय मुकाबला है जी। लेकिन समीकरण देखें तो पिछली बार बसपा से लड़े प्रत्याशी एतमादपुर में डॉक्टर धर्मपाल सिंह को लाके भाजपा ने जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको खत्म करने का प्रयास किया है, तो वहां भी लड़ाई भाजपा से ही है जी। और सभी 9 सीटों पे लड़ाई, चाहे सपा लड़े चाहे बसपा लड़े, वो भाजपा से ही लड़ रही है। जी 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 जी, बोलिए जी। तो यहाँ थोड़ा इस बार कांग्रेस दम के साथ लड़ रही है, थोड़ा सा पहले से ज्यादा अच्छे से लड़ाई लड़ रही है, पूरे 400-300 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो जो 30 साल पहले जो कांग्रेस थी वो क्या थोड़ी बहुत उभर के आएगी? और कांग्रेस अगर दम से लड़ रही है तो किसके वोट वो ज्यादा काटेगी, सपा के, बसपा के कि बीजेपी के? नहीं, कांग्रेस का दिक्कत यह है कि उनके पास मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन उनके पास संगठन नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास अपना मजबूत संगठन नहीं है। अगर उनका वोट आता भी है तो वोट डलवाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस कहीं भी किसी सीट पे लड़ाई में नहीं है। वो वोट काट सकती है, 2-4-5 हजार वोट काट सकती है, लेकिन वो इस रेस में नहीं है कि वो सीटों पे जीत हासिल करेगी। और उसके वोट काटने से कम से कम आगरा की 9 सीटों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने का अंदेशा नहीं है। जी नहीं, तो ये किसके वोट काटेगी? ये सभी दलों के मिला जुला वोट काटेगी। जैसे जिस सीट पे इसने क्षत्रिय वोट डाल रखे हैं तो भाजपा का नुकसान करेगी, जहां दलित उतार रखे हैं वहां बसपा का नुकसान करेगी, जिस सीट पे मुस्लिम होगा वहां समाजवादी पार्टी को नुकसान करेगी। तो ये थोड़ा बहुत नुकसान करेगी, लेकिन ये मार्जिन इतना नहीं रहेगा कि किसी रिजल्ट पे फर्क डाल सके। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका और अनिल सिंह जी आपका विश्लेषण करने के लिए। हम निश्चित तौर पे अगला फिर किसी जिले की ओर जाएंगे और वहां का विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत एक बार फिर आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें पिछली बार 53 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन अब की बार जिस तरह से सपा और कांग्रेस के साथ ही बसपा मैदान में उतरकर प्रचार करने में जुटी है, तो फिलहाल सटीक आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आगरा को लेकर हमने आपके सामने जो तथ्य रखे हैं उसके अनुसार 2 से 3 सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों के त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। नमस्कार।